नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। और शुरुआत करते हैं 16 आने सच की इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल से जुड़ी है। अगले साल यानी कि साल 2026 में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पूरे शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पहला मैच 7 फरवरी 2026 को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा, यानी कि लास्ट वर्ल्ड कप में भारत ने जीत हासिल की थी। जय शाह ने ऐलान किया है कि यह पूरा टूर्नामेंट 8 वेन्यू पर खेला जाएगा। इसमें 5 वेन्यू भारत के होंगे, जबकि 3 वेन्यू श्रीलंका के होंगे, जहां वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस खेले जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात और ऐसी खबर जिसका आप सबको इंतजार है वो है भारत और पाकिस्तान का मैच। यह मैच 15 फरवरी को खेला जाएगा और यह मैच कोलंबो में न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। दूसरी बड़ी खबर एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी के हल्ला बोल से जुड़ी है। एसआईआर के खिलाफ रैली में ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी न तो मुझसे लड़ सकती है और ना ही मुझे हरा सकती है, और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं देश भर में बीजेपी की नींव हिलाकर रख दूंगी। यह धमकी आज ममता बनर्जी दे रही थी। तीसरी बड़ी खबर जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी है। असम में मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत अब एक बड़ा सवाल बनती जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जुबिन की हत्या की गई थी और जिन्होंने भी यह किया है वो कानून से बच नहीं पाएंगे। चौथी बड़ी खबर दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है और इस वक्त बेहद खराब के स्तर पर है, जिससे लोगों को अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर की श्रेणी में पहुंच गया है। AQI अब भी दिल्ली में कई जगह ऐसी हैं जहां पर 400 के पार है, यानी कि आप सोचिए कि दिल्ली में इस वक्त सांसों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। और अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। पंजाब की जेलों से अचानक से यह अजीबोगरीब खबर सामने आई, पूरी दुनिया को इसने हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब की जेलों में जो कैदी हैं बंद, वो छिपकली का नशा कर रहे हैं। छिपकली की पूंछ से वो अपने लिए ड्रग्स तैयार कर रहे हैं। ड्रग्स के मामले में पहले से ही बदनाम है पंजाब, और वहां की जेलें अब और हैरान कर देने वाली खबरें सामने दे रही हैं। यहां कैदी ड्रग्स की कमी के चलते छिपकली की पूंछ को ही अपना नशा बना बैठे हैं। जी हां, छिपकली पकड़ो, उसकी पूंछ काटो, फिर उसकी पूंछ को सुखाकर उसका पाउडर बनाओ, फिर उसको तंबाकू या बीड़ी में जैसे तंबाकू भरते हैं वैसे भरो और उसका कश लगा लो। इस अजीबोगरीब ट्रेंड की भनक जैसे ही जेल प्रशासन को लगी, हड़बड़ी मच गई। जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब जेल की दीवारों से एक एक छिपकली हटा दी गई है ताकि जो एक कैदी हैं इस जैविक ड्रग का शिकार न बन सके। यह खबर सोशल मीडिया पर इस वक्त तहलका मचाए हुए है। मैं आपको यह बता दूं कि इस छिपकली के नशे की बात की जा रही है। यह होता क्या है, कैसे होता है और कैसे कैदी इसके आदी बनते जा रहे हैं। यह नशा दरअसल छिपकली के पूंछ से जुड़ा हुआ है। ये कैदी करते क्या है कि छिपकली की पूंछ को काट लेते हैं और उसके बाद उसे धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद जब वो पूंछ सूख जाती है तो उसकी पूंछ को पीसकर एक बड़ा महीन सा बारीक सा पाउडर ये कैदी तैयार करते हैं। पूंछ के पाउडर को फिर बीड़ी में भरकर फिर ये बीड़ी सुलगाते हैं। और कई कैदियों का तो ये भी कहना है कि इसका जो नशा है बिल्कुल गांजे की तरह होता है। लेकिन इस खबर ने सबको हैरान करके रख दिया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही खबर निकलकर सामने आई, लोग हैरान रह गए कि छिपकली के जरिए भी नशा किया जा सकता है। और अब हाल ये है कि जैसे ही जेल प्रशासन को इस बारे में पता चला कि कैदी छिपकली का नशा कर रहे हैं, छिपकली की पूंछ का नशा कर रहे हैं, फौरन जेलों से छिपकलियों को हटा लिया गया। कई कैदियों के पास से छिपकलियां मिली हैं, उन छिपकलियों को उन कैदियों के पास से आजाद कराया गया। और सबसे बड़ी बात कि छिपकली की पूंछ का नशा करते क्यों है, इसके पीछे वजह यह है कि कहा जाता है कि छिपकली जो है जब उसकी पूंछ टूट जाती है तो कुछ वक्त के बाद वो पूंछ दोबारा से उगाती है। इसीलिए कैदियों ने इस तरीके को निकाला है कि वो छिपकली की पूंछ तोड़कर अपने पास रख लेते हैं, फिर छिपकली को छोड़ देते हैं और कुछ दिनों बाद जब छिपकली की पूंछ वापस उगाती है तो फिर वापस उसकी पूंछ को तोड़कर इस तरीके का नशा कैदी कर रहे हैं। और इस खबर ने सबको हैरान करके रख दिया है। एकदम से तहलका मचा हुआ है और जेल प्रशासन अब इस तैयारी में लगा हुआ है कि जो बची हुई जेलें भी हैं वहां से छिपकलियों को कैसे आउट किया जा सके।
इस बीच दिल्ली से भी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। राजधानी के प्रेमनगर इलाके में एक 6 साल के मासूम बच्चे पर पिटबुल डॉग ने जानलेवा हमला कर दिया। यह बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी अचानक से कुत्ता इस बच्चे पर झपटा और उसे बुरी तरह से नोच डाला। आप ये देखिए कि यह अटैक इतना शार्प था कि बच्चे का दाहिना कान कटकर अलग हो गया। परिजनों ने घायल बच्चे को फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सामने आया है, जिसको आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सवालों की झड़ी लगा दी है कि आखिरकार रिहायशी इलाकों में इस तरह के खतरनाक कुत्ते क्यों पाले जा रहे हैं, और पाले जा रहे हैं तो फिर इनकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है और जो इस कुत्ते का मालिक था, जिसका नाम राजेश पाल बताया जा रहा है, उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस को शाम 5:38 पर पीसीआर कॉल मिली थी। सूचना थी कि एक पिटबुल ने बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। परिजन उसे अस्पताल ले जा चुके हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन इसमें लिया और फिर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। वहीं एमसीडी की टीम ने पिटबुल को अपने कब्जे में लेकर उसे कुत्तों का जो शेल्टर होम होता है वहां पर भेज दिया है। हैरानी की बात यह है कि पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि यही पिटबुल है जिसने पिछले साल भी एक बच्ची पर अटैक किया था, उसे भी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था और उस दौरान उस घटना का वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था, सामने आया था। फिलहाल 6 साल का मासूम बच्चा जिस पर इस पिटबुल ने अटैक किया, जिसका दाहिना कान काट दिया इस पिटबुल ने, वो मासूम इस वक्त जिंदगी से लड़ रहा है। जबकि यह सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या इस तरह के खतरनाक कुत्तों को जो रिहायशी इलाके हैं उनमें बिना निगरानी रखने की इजाजत दी जानी चाहिए। ये अभी की कोई ताजा बहस नहीं है, इससे पहले भी ये बहस कई बार उठ चुकी है कि इस तरह की खतरनाक ब्रीड के कुत्ते जो अपने मालिकों के काबू में नहीं रहते हैं, उनको क्यों पाला जा रहा है, और अगर उनको पालते हैं तो क्या उनका लाइसेंस पालने का ऐसे लोगों के पास है या नहीं है, और है तो फिर वे सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं अपनाते हैं, क्यों इस तरह के जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको बिना चेन के घुमाते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। ये मैं यहाँ कुर्सी पर अपने बैठा था, मैं दुकान के अपने, संडे के दिन था कल। और कल मैं 3:15 के आसपास मैं देखा बच्चा खेल रहा है बॉल के साथ। बॉल खेलते खेलते वहाँ लेने गया, इतनी देर में सडनली जो कुत्ता है वो कुत्ते ने उस बच्चे को झपटा। झपटने के बाद भाई उस बच्चे को खींचा उधर तक। बच्चे ने भाई अपना वो छुड़ाने की कोशिश की, छूटा नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा था और कुत्ता बड़ा था। और क्या है कि वो जो ओनर है, ओनर भी खींच ही नहीं पा रही, क्योंकि ओनर के पास जान ही नहीं है। क्योंकि बचाने के लिए तो मैं भी बचाया था, एक पड़ोसी भी थे, वो भी बचाए थे, क्योंकि हमने कुत्ते को भगाने के लिए कोशिश करी, वो भाग जाए। जब वो कान हट गया बच्चे के थ्रू, जब वो कुत्ता हट गया कुत्ते से, बच्चे की हालत तो बेकार है अभी, क्योंकि बच्चा बेहोश है। बच्चा बेहोश होने रीजन से तो वो अभी एडमिट है एम्स में या अपने कोई हॉस्पिटल में, 2-3 हॉस्पिटल रेफर कर दिया उन्होंने। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर है T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप अगले साल खेला जाना है और अब इसका शेड्यूल, यानी कि कौन से मैच कौन सी तारीख को होंगे, किन दोनों टीमों के बीच होंगे, इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, ए ग्रुप। जैसा कि जानकारी मिल रही है, 4 ग्रुप्स हैं, ABCD। ए ग्रुप में भारत और पाकिस्तान को रखा गया है और 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इन 20 टीमों को कुल 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, यानी कि हर ग्रुप में 5-5 टीमों को प्लेस किया गया है। ए ग्रुप में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। 7 फरवरी से यह वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। जो ओपनिंग मुकाबला है वर्ल्ड कप का, वो भी भारत का है। इसमें भारत अमेरिका से जुड़ेगा, यानी कि जो ओपनिंग मैच होगा, मेडन मैच होगा इस वर्ल्ड कप का, उसमें भारत और अमेरिका की टीमें भिड़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर है और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को होगा। अब जैसा कि आप सब ये जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान, यानी कि जो BCCI है और PCB जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उन दोनों के बीच एक पैक्ट हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी मल्टीनेशनल सीरीज में अगर मुकाबला होता है तो वो मुकाबला ना भारत में होगा ना पाकिस्तान में होगा, न्यूट्रल वेन्यू में होगा। इसीलिए यह तय किया गया है कि यह मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा, कोलंबो में यह मुकाबला खेला जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस होने वाले हैं। तो एक बार फिर से क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा जब 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। हालांकि इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल एशिया कप में 3 बार भारत और पाकिस्तान भिड़ चुके हैं और तीनों ही बार रिजल्ट सेम रहा है। भारत ने पाकिस्तान को इस साल खेले गए तीनों मुकाबलों में पटखनी दी है। मेरे साथ ज्ञानवेंद्र पाल हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से साथ में जुड़ रहे हैं। ज्ञानवेंद्र, शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है T20 वर्ल्ड कप का,
इंडिया मेड इन चैंपियन है, यानी कि लास्ट जो वर्ल्ड कप था वो भारत ने जीता भी था, उसका तो कहीं ना कहीं एक अपर एज रहेगा भारत के फेवर में। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर इसी बात पर थी कि भारत और पाकिस्तान का मैच कब होता है। उसकी तारीख आ गई है 15 फरवरी, वैलेंटाइंस डे का अगला दिन, जब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे कोलंबो में। जी जी रोहित जी, मैं बताना चाहूँगा जो ये 2026 T20 वर्ल्ड कप का जो फिक्सचर है वो आज आ चुका है, और इसके अनुसार जो सबसे कहा जाता है जो एक फेमस मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान, एशिया कप में हमने देखा ही कितना उठा पटक हो रही थी कि भारतीय टीम को क्या पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, जैसा कि सिंदूर ऑपरेशन में हुआ था कई सारे। और उसके बाद फिर से आईसीसी ने एक बार फिर भारत को पाकिस्तान के ग्रुप में रख दिया है, जहां उनके साथ नीदरलैंड होगी, नामीबिया होंगी, अमेरिका है, और यही टीमें हैं, 5 टीमें हैं कुल मिलाकर। तो कहीं ना कहीं देखने वाला होगा कि 7 तारीख को जो पहला मैच होगा इनाग्रेशन का, वो भी टीम इंडिया का अमेरिका के साथ खेलना है। फिर उसके बाद 15 तारीख को, जैसा कि आपने कहा, वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। तो ये मैच कुल मिलाकर श्रीलंका में कुछ मैच खेले जाएंगे और ये कुछ मैच इंडिया में खेले जाएंगे। तो इंडिया के हालांकि ज़्यादातर मैचें इंडिया में ही खेले जाएंगे, लेकिन केवल जो मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा वो मैच कोलंबो में खेला जाएगा, जैसा कि आप कह रहे हैं, सॉरी, प्रेमदासा स्टेडियम में। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और कहीं ना कहीं होम कंडीशंस का मुझे लगता है कि एक बेनिफिट रहता है। कोई भी टीम होती है जिसके देश में मैच होता है तो होम कंडीशंस का एक अपर एज रहता है, और वो एज मिलेगा टीम इंडिया को। जी बिल्कुल, अपर एज तो जैसा हमने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा था कि भारतीय टीम ने किस शानदार बल्लेबाजी, बॉलिंग और सारे क्षेत्र रक्षण में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, वही T20 वर्ल्ड कप में भी दोहराएगी टीम। हालांकि जो वर्ल्ड चैंपियन टीम रह चुकी है 2024 में, तो वहीं ना कहीं वहीं से जो खेल अपना उन्होंने जो किया था वहीं से वो स्टार्ट करेगी। और इस बार हालांकि सूर्य कुमार की कप्तानी में टीम इंडिया उतरेगी, रोहित शर्मा नहीं रहेंगे, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लेकिन जो अनुभवी जो प्लेयर हैं वहाँ पर रहेंगे, अभिषेक शर्मा रहेंगे, तिलक वर्मा रहेंगे, जसप्रीत बुमराह रहेंगे। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पास वो एक लाइनअप रहेगा जो 2024 में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, और उसी के अनुसार हमारा जो यंग गन है जिसे कहते हैं संजू सैमसन हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, रिंकू सिंह हो, अर्शदीप हो, तो कहीं ना कहीं भारत के पास एक कॉम्पैक्ट पूरा बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप पूरा है हमारे पास। बिल्कुल, रोहित शर्मा नहीं होंगे मैदान पर, उनका बल्ला चलते हम नहीं देखेंगे, लेकिन एक मेंटर के तौर पर, एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रोहित शर्मा रहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा को इस विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। जी जी बिल्कुल, आपने कहा कि वो ब्रांड एम्बेसडर तो रहेंगे ही, क्योंकि जो लगातार 2007 से वो T20 मैचेस खेल के आए, आई थिंक ये पहला मौका होगा जब वर्ल्ड कप में जब रोहित शर्मा नहीं रहेंगे और विराट कोहली के बगैर टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में उतरेगी। ये सबसे बड़ा जो रहेगा, मैं बताना चाहता हूँ रोहित जी, कि ये 2007 के बाद दोनों ही खिलाड़ी किसी भी मतलब वर्ल्ड कप के भारत बगैर ही उतरेंगे टीम इंडिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानविंद, पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और अब खबर है मेरठ से, जहां नीले ड्रम हत्याकांड में जेल भेजी गई मुस्कान के मां बनने की खबर सामने आई। सोमवार शाम मेरठ मेडिकल कॉलेज में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया और दोनों स्वस्थ भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस जन्म के साथ अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई विवाद भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल अपने पति सौरभ की हत्या कर शव को नीले प्लास्टिक के ड्रम में ठिकाने लगाने के आरोप में मुस्कान 19 मार्च से मेरठ की जिला जेल में बंद है। गिरफ्तारी के समय वो गर्भवती थी और जेल में मेडिकल जांच के दौरान ये बात सामने भी आ गई थी। इसके बाद से ही जेल प्रशासन ने मुस्कान की देखभाल के लिए कुछ खास इंतजाम भी किए थे। डाइट से लेकर स्वास्थ्य जांच तक मुस्कान को सभी जो एक प्रेग्नेंट महिला को, एक गर्भवती महिला को प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए। सोमवार शाम मुस्कान को अचानक से लेबर पेन उठा, फिर उसे जेल की बैरक से सीधे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और जहां पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। नॉर्मल डिलीवरी हुई है जैसे कि जानकारी मिल रही है। हालांकि इस डिलीवरी के दौरान सुरक्षा बेहद सख्त थी, मीडिया को दूर रखा गया, यहां तक कि अस्पताल का जो जच्चा बच्चा वार्ड होता है उसमें भी किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। हैरानी की बात यह रही कि मुस्कान के माँ, बाप, भाई और उसके मायके से कोई भी इस दौरान उसकी खोज खबर लेने के लिए, उसको देखने के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचा। उधर मृतक सौरभ के परिवार से भी कोई भी अस्पताल नहीं आया। और अब एक बड़ा दिलचस्प संयोग भी सामने आया है कि जिस दिन मुस्कान ने अपनी बेटी को जन्म दिया उसी दिन उसके पति सौरभ का भी जन्मदिन था, यानी कि 24 नवंबर। सौरभ 31 साल के 24 नवंबर को हो जाते अगर वो जीवित होते, मुस्कान ने अगर मर्डर प्लान न किया होता। अब किस्मत का खेल है कि पिता के जन्मदिन के दिन ही बेटी दुनिया में आई है।
ये दूसरा मौका है जब मुस्कान मां बनी है। पहली बेटी पीहू पहले से ही अपने नाना नानी के पास रह रही है और अब दूसरी बेटी कुछ समय तक जेल में ही अपनी मां के साथ रहेगी। जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेश शर्मा, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नवजात पर अभी पूरी तरीके से मुस्कान का अधिकार है, वही उसके अभिभावक है और बच्चे के पालन पोषण का हक भी उसी के पास रहेगा। लेकिन अगर आगे कोई इस बच्ची पर दावा करता है तो फिर बच्ची का डीएनए टेस्ट जरूर कराया जाएगा। फिलहाल मुस्कान का भविष्य, बच्ची का भविष्य और लंबी कानूनी लड़ाई, सब कुछ जो आगे की प्रोसेस है, आगे की प्रक्रिया है, उस पर टिकी है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो बच्ची हुई है इसका नामकरण भी कर दिया गया है। इस बच्ची को राधा नाम दिया गया है। ये बात सही है कि जब मुस्कान जेल में आई थी मार्च में, तब वो गर्भवती थी और कल शाम को एक बेटी को जन्म दिया है। ऐसा प्रावधान है उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में कि हम लोग प्रयास करते हैं 100% जो डिलीवरी है वो सरकारी अस्पताल में और अच्छे सरकारी अस्पताल में हो। उसी के तहत परसों उसको भर्ती कराया गया था कि आज रात उसने जन्म दिया है बेटी। नहीं, ऐसा प्रावधान है कि 6 साल तक के बच्चे अपने माता के साथ या अपनी दादी के साथ जो कारागार में आती हैं रह सकते हैं। और भी बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, क्रेच की व्यवस्था है। 6 साल तक वो अपनी बच्ची को साथ में रख सकेगी। उसके बाद जिला प्रशासन के सहयोग से या तो जहाँ महिलाएं और लड़कियां रहती हैं वहां भेजी जाएगी नारी निकेतन आदि, या फिर जो है अगर वो किसी परिजन को देना चाहेगी तो उसकी अनुमति लेकर के और कोर्ट की अनुमति लेकर के उसको दिया जाए। आपने डीएनए की मांग की है? हाँ, मैंने डीएनए की मांग की है और एक परसेंटेज ही 100 रुपये निकलता है। अगर 100 रुपये निकलता है तो उसको तुरंत हमारे को दे दिया जाए, नहीं तो मुस्कान जो है उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाएगी या भरण पोषण में उसे परेशान करेगी। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। हाँ, वो भी माइंड गेम चल रहा था उसका। डॉक्टर ने के अनुसार तो 4 दिन बाद होनी चाहिए, उसने तो माइंड गेम खेल के उसे पहले ही मतलब बर्थडे वाले दिन ही कर दिया जानबूझ के। और अब खबर है एक आईएएस अधिकारी के विवादित बयान से जुड़ी हुई। आईएएस वर्मा का एक बयान सामने आया और उसके बाद फिर विवादों का तूफान, विवादों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। दरअसल एक सरकारी मंच पर आईएएस वर्मा ने एक बयान दे दिया जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सिस्टम तक हर जगह हलचल मचा दी। आईएएस वर्मा ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की चर्चा करते हुए कहा था कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे। जैसे ही आईएएस वर्मा ने बयान दिया उसके बाद तो बवाल मचना ही था और बवाल मच भी गया। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बरसात होने लगी। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। फिर विपक्षी नेताओं ने इस पर निशाना साधा और जनता ने भी सवालों की झड़ी लगा दी। मामले ने इतनी तेजी से तूल पकड़ा कि वर्मा खुद बैकफुट पर आने के लिए मजबूर हो गए। आमतौर पर सिस्टम के जो बड़े अफसर हैं वो कम सफाई देते हैं, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया इन आईएएस अधिकारी के ऊपर कि इनको सामने आकर अपना बयान बदलना पड़ा और अपने बयान पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना सा नहीं है। लोग अब पूछ रहे हैं कि क्या माफ़ी से ये पूरा जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा? क्या जो बयान उन्होंने दे दिया, जो कह दिया, वो मिट जाएगा उनका ये बयान? एक बयान से हुई चोट क्या इतनी हल्की थी कि बस एक अफसर की सॉरी से सारा मैटर ठीक हो जाएगा? क्योंकि विवाद शुरू होने के बाद विपक्ष ने सवाल दाग दिए कि क्या अफसरों को सरकारी मंच से इस तरह के बयान देने चाहिए थे? क्या ये प्रशासन की गरिमा पर आघात नहीं है? क्या ये बयान किसी खास राजनीतिक झुकाव की ओर इशारा नहीं कर रहा है? आईएएस वर्मा ने अपनी सफाई में कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया, जैसा कि अक्सर होता भी है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इस तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। आईएएस वर्मा का वो विवादित बयान और उसके बाद उनकी जो सफाई है वो दोनों सुना रहा हूं मैं आपको। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। क्या उससे उसका संबंध नहीं बना? केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। चूंकि मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूं और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया, उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।
और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। हाँ, इटावा के सैफई में समाजवादी पार्टी का शाही आयोजन देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी एक भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुई और ये शादी कई मायनों में सुर्खियों में रही, खास रही। दूल्हे आर्यन को लद्दाख से आए दुल्हन सेरिंग ने वरमाला पहनाई और इस मंच पर एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ समाजवादी परिवार तो दूसरी तरफ लद्दाख की पारंपरिक पोशाक में दुल्हन का पूरा परिवार। दोनों परंपराओं का संगम जैसे इस शादी की भव्यता, उसकी खूबसूरती को बढ़ाता जा रहा था। शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव। पूरा यादव परिवार एक साथ एक मंच पर दिखा और इस पंडाल में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इतना ही नहीं, इस अंतर सांस्कृतिक विवाह को देखने के लिए कई सांसद, विधायक और कई बड़े नेता भी यहां पर पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी, मोहिबुल्ला नदवी समेत तमाम नेता इस समारोह में मौजूद रहे और चौंकाने वाली बात यह है कि योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस शाही शादी का हिस्सा बने। अखिलेश यादव ने बाकायदा उनका स्वागत किया और मेहमानों से उन्हें मिलवाया। आर्यन यादव मुलायम सिंह यादव के तीसरे भाई राजपाल यादव के बेटे हैं। उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। आर्यन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। वहीं दुल्हन सेरिंग भी कम नहीं है। लद्दाख के रिंगजन अंगचुक की बेटी हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक सीनियर लॉयर हैं। कह सकते हैं कि सैफई ने एक बार फिर से राजनीति, परिवार, संस्कृति और शानदार शान और शौकत को एक साथ देखा है और ये शादी लंबे समय तक अपनी तस्वीरों की वजह से चर्चाओं में रहने वाली है। और सैफई की इस शाही शादी में एक और बड़ी तस्वीर देखने को मिली, जहां प्रतीक यादव और अपर्णा यादव भी इस शादी समारोह में मौजूद रहे। राजनीतिक मतभेदों के चलते लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद परिवार में दूरियां दिखाई देंगी, हो सकता है कि प्रतीक और अपर्णा इस शादी में ना आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मंच पर अखिलेश यादव, प्रतीक और अपर्णा एक साथ दिखाई दिए। ये साफ दिखा कि जो राजनीति है वो अपनी जगह है, लेकिन परिवार अपनी जगह। और इस खुशी के मौके पर समाजवादी परिवार पूरी तरीके से एकजुट नजर आया। आपको पता है कि जो अपर्णा यादव हैं वो हैं तो यादव परिवार से, लेकिन वो बीजेपी में हैं और एक तरफ समाजवादी पार्टी है। बीच में कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिले थे, इसलिए इस तरह की चर्चा हो रही थी कि शायद अपर्णा और प्रतीक इस शादी का हिस्सा न बने, लेकिन इस शादी का न सिर्फ वो हिस्सा बने बल्कि कई मौक़ों पर अपर्णा और प्रतीक अखिलेश यादव के साथ नजर आए और परिवार की इस शादी की खुशियों में वो पूरी तरीके से शामिल होते हुए दिखे। राम के धाम में धर्म ध्वजा स्थापित होने के साथ ही अयोध्या का राम मंदिर अब संपूर्ण राम मंदिर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के बटन दबाते ही ये ध्वजा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हुई मंदिर के शीर्ष पर विराजमान हो गई। जैसे जैसे ये धर्म ध्वजा ऊपर चढ़ती जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी टकटकी लगाए उसे देखते जा रहे थे। ये मोदी इन पलों में भावुक भी नजर आए। ध्वजारोहण के समय सामने की कतार में साधु संत बैठे थे, वो भी भावुकता में अपने आंसू पोंछते दिखे। इस कार्यक्रम में देश दुनिया के करीब 7,000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस ऐतिहासिक मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। किस तरह से राम मंदिर की जो स्थापना है वो अब इस धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ संपूर्ण हुई है और उस दौरान क्या क्या भावुक पल सामने आए, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 से अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि मोदी का प्रण पूरा हो गया है। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चवर लेकर पहुंचे थे। 25 नवंबर का दिन विवाह पंचमी भी है, जिसे त्रेता युग में भगवान राम और सीता के विवाह दिवस के रूप में जाना जाता है। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी को बार बार भाव विभोर होते देखा गया। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही थी, मानो अयोध्या फिर से जीवंत हो उठी हो। राम पथ हो या फिर भक्ति पथ, धर्म पथ हो या फिर अयोध्या का कोई कोना, शहर की हर सड़क, हर चौक चौराहों को भव्यता के साथ फूलों से सजाया गया। चारों शंकराचार्यों को छोड़कर देश भर के मठों के संत मंदिर परिसर में मौजूद रहे। जैसे ही धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर फहराने लगी, वैसे ही समारोह में मौजूद साधु संतों का उत्साह 7वें आसमान पर जा पहुंचा। जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। सनातनियों के इस गौरव गाथा में पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत देश भर से आए करीब 7,000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, बल्कि नए युग का शुभारंभ है।
बीजेपी सरकार बनने पर 2014 में जिस संभावना, संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ, वो आज वही तपस्या और अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई है। आज सफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजा को फहराने के लिए 42 फीट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया। स्तंभ पर 190 फीट की ऊंचाई पर पताका फहराया गया, जो 3 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देगा। धर्म ध्वजा धूप, बारिश और तेज हवा से सुरक्षित रहेगी। राम मंदिर का संपूर्ण होना करोड़ों राम भक्तों की आस्था, सनातनियों की जिंदगी को संपूर्ण करना है। कमलाकांत पाल, न्यूज इंडिया। और इस धर्म ध्वजा के आरोहण के साथ ही पूरी अयोध्या नगरी में भक्ति, उत्साह और अलौकिक वैभव का माहौल हो गया है। श्रद्धालु अपनी आंखों के सामने ये विहंगम दृश्य देखकर भाव विभोर होते देखे गए। लेकिन जब करोड़ों राम भक्त आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे, तब कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर सवाल खड़े कर रहे थे। अयोध्या में हुए इस कार्यक्रम को पॉलिटिकल स्टंट कहा जा रहा था। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पूछा कि जो कार्यक्रम पुजारियों का है उसे प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी पूछा, क्या प्रधानमंत्री मस्जिद पर भी झंडा फहराएंगे। लेकिन इस सियासत के बीच असल सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं, तो इसमें विपक्ष को दिक्कत क्यों है। विपक्षी दल आखिर अयोध्या के नाम पर कब तक यूं ही सियासत करते रहेंगे। स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेहि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु सूर्यः स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाकर विधि विधान से रामलला की पूजा अर्चना कर अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा फहराई। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूरा भारत, संपूर्ण विश्व राममय हो गया। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है
जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराना सदियों के सपने साकार होने का प्रतीक बना। करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ, लेकिन अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री किसी मस्जिद या गुरुद्वारे पर झंडा फहराएंगे? हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे? जाके किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते और इसीलिए वो फहराएंगे ताकि आने वाले जो चुनाव है, खास तौर से यूपी का चुनाव है, उसमें उनको फायदा मिल सके। ऐसा है, मंदिर को लेके तो अयोध्या हार गए। वो मंदिर को लेके मिला क्या? उत्तर प्रदेश हार गए कि नहीं हो गए? तो जानते थे कि सब उड़ जाएंगे मंदिर की हवा में। राम सबको देखते हैं, इन पापियों का राम ही के द्वारा नाश होना है। आप देख लें। प्रधानमंत्री मोदी के धर्म ध्वजा फहराने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से आए बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण पर रण बढ़ने लगा, तब राम की नगरी से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। कांग्रेस की मानसिकता को गुलामी की मानसिकता बता दिया। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए ही कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, लेकिन अब सवाल है कि क्या वाकई गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए थे? क्या सियासत के लिए राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाए जा रहे थे? और सवाल ये भी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई तो इस पर भी सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं राम मंदिर के धर्म ध्वजा समारोह में जगतगुरु रामभद्राचार्य को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। रामभद्राचार्य ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राम के उपासकों को आज उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। 1984 में जब से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, मैं तब से इस आंदोलन से जुड़ा रहा। पुलिस के डंडों की वजह से मेरी दाहिनी कलाई टेढ़ी हो चुकी है। राम मंदिर सुनवाई के दौरान मेरी गवाही भी कोर्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। वो नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान राम को देखता हूँ। इतना सब करने के बाद भी हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। हमको इस कार्यक्रम का आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। वहीं जब रामभद्राचार्य से पूछा गया कि इन सब चीज़ों को लेकर क्या आप दुखी हैं, तो उनका ये कहना था कि मैं दुखी तो नहीं हूं, लेकिन मैं रुष्ट हूं, मैं नाराज हूं, मुझे आमंत्रण भेजा जाना चाहिए था। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि उनको आमंत्रण नहीं मिला। देखिए, अब रामभद्राचार्य हमारे बहुत आदरणीय हैं। संत समाज में, हिंदू समाज में उनका एक स्थान है। अब किस संदर्भ में कहा तो उसमें मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। 2026 में जब गर्मी अपने पूरी प्रचंड फॉर्म में होगी, तब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे होंगे, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त सियासत भी खूब गरमाई रहेगी। दरअसल 2026 में मार्च अप्रैल में बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले बंगाल में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर ममता बनर्जी ने सियासी गर्मी को बढ़ाया हुआ है, मोर्चा खोल दिया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। इस बीच ममता ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो बीजेपी को देश भर में हिला कर रख देंगे। आखिरकार SIR को लेकर जो डर महागठबंधन में बिहार में था, क्या वही डर अब बंगाल में ममता बनर्जी को भी लग रहा है? और इसीलिए ममता बनर्जी एक्शन मोड में दिख रही है। ममता की हुंकार
एसआईआर पर तकरार। सत्ता का सवाल, इसलिए एसआईआर पर बवाल। बंगाल में एसआईआर, क्यों है ममता को डर? ममता का ऐलान, बहुत बड़ा होगा घमासान। ममता बनर्जी के बंगाल में इस वक्त एसआईआर पर भयंकर रण चल रही है। ममता बनर्जी आर पार के मूड में सड़कों पर विरोध कर रही हैं, एसआईआर के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को बनगांव में थी। सीएम ममता ने बंगाल की सियासत में अहम माने जा रहे मथुआ समुदाय के गढ़ में केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ममता ने कहा कि एक एसआईआर पूरा होने में 3 साल लगते हैं। हमने इसका कभी विरोध नहीं किया, बस इतना ही कहा कि किसी भी वास्तविक वोटर का नाम नहीं काटा जा सकता। ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है। बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती है, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूं। दरअसल बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी 2011 से काबिज है। 2016 और 2021 में मोदी लहर में बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता खत्म करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बंगाल में दीदी पर ममता ऐसी है कि सत्ता अब तक ममता बनर्जी के हाथों में ही है। जायज बातें होंगी, बहुत जागरूक और संवेदनशील राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं ममता बनर्जी, और उन्होंने कोई बात उठाई है तो उसमें जरूर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एसआईआर की देखिए कोई आवश्यकता ही नहीं, ये थोपा जा रहा है देश के ऊपर और परेशान कर दिया जा रहा है नागरिकों को, वो काम करने के लिए जो काम निर्वाचन आयोग का। एसआईआर का जरूरत है, एसआईआर होगा और ममता बनर्जी हारने वाली है, चिंता का कोई बात नहीं है। कम्युनल भड़काने के लिए ये सब कर रहा है। चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट, बेरोजगारी और विकास नहीं हुआ, गरीब मुसलमान टीएमसी से छूट रहा है, इसलिए फिर जैसे 2021 में सीए को एनआरसी बता के सब मुसलमान को एक किया था, इस बार इस बाबरी मस्जिद बनाने का बाद बोल के ये भड़काने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद से करीब 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। महागठबंधन में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जानबूझकर उन लोगों के नाम काटे गए जो महागठबंधन के वोटर थे। अब ममता बनर्जी को इसी बात का डर है कि चुनाव के वक्त अगर लाखों लोगों के नाम कटे तो उन्हें चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच ममता बनर्जी खुलकर विरोध कर रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब वोटर पर्ची नहीं है, घुसपैठियां नहीं है, तो फिर किस बात का डर है? 2026 मार्च से अप्रैल में बंगाल में चुनाव है और इसलिए एसआईआर पर भारी तनाव है। अब देखने वाली बात तो यह है कि जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होगी तो कितने नाम कटेंगे, कितने नाम जुड़ेंगे, एसआईआर पर घमासान ममता को कितना नफा और नुकसान पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अभिनेता धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद 24 नवंबर को निधन हो गया था, लेकिन जिस तरीके से अचानक धर्मेंद्र चले गए, सब कुछ पीछे छोड़कर, उनके फैंस को बड़ा दुख हुआ। लेकिन इससे ज्यादा दुख उनके फैंस को जिस तरह से धर्मेंद्र की अंतिम विदाई हुई उसका हुआ है। कई फैंस अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि धर्मेंद्र पद्म भूषण अवॉर्डी थे, उन्हें एक राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जानी चाहिए थी। धर्मेंद्र लाखों करोड़ों जो उनके फैंस हैं उनके दिलों पर राज करते थे। एक आखिरी दर्शन लोग चाहते थे कि धर्मेंद्र का उनको देखने को मिले, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस बात को लेकर फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और धर्मेंद्र की यूं एक खामोश सी विदाई कई सवाल भी खड़े कर रही है। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को मुंबई में निधन हो गया। उनके करोड़ों फैंस अब तक उनके दुनिया से विदा होने पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और जिस तरीके से आनंद फानन में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया, उससे उनके चाहने वालों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं।
वो जानना चाह रहे हैं कि पद्म भूषण से सम्मानित उनके चहेते सितारे धर्मेंद्र की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखा गया, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ क्यों नहीं हुआ। धर्मेंद्र के निधन की खबर पर परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई। इससे पहले 10 नवंबर को जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी में एडमिट हुए थे, तब उनकी बेटियों को आनन फानन में विदेश से बुलाया गया था। धर्मेंद्र को तब 2 दिन के वेंटिलेटर पर रहने के बाद 12 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। धर्मेंद्र के चाहने वालों के मन में कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों? 24 नवंबर दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई थी। पता चला कि धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ी है। फिर बंगले के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और बैरिकेडिंग की जाने लगी। इसी बीच विले पार्ले शमशान घाट में भी सिक्योरिटी बढ़ी। फिर अचानक से पता चला कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वैदिक रीति के अनुसार संपन्न हुई है। बस हम प्रिय महान अभिनेता की आत्मा की सदगति की प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमात्मा पवित्र आत्मा को सदगति दें, यही याचना करते हैं। बस बारंबार प्रार्थना उनके लिए करेंगे, क्योंकि उनकी कमी को तो कभी पूरा नहीं किया जा सकता, ना ही उनके ऋणों को कभी चुकाया जा सकता है। वो हमारे लिए, समाज के लिए बहुत बहुत धरोहर के रूप में थे और महान प्रिय अभिनेता थे। उनकी आत्मा की सदगति की प्रार्थना करते हैं बारंबार। आपका नाम बता दीजिए। सबका आचार्य भूपेंद्र शास्त्री, आर्य समाज सांता कुछ। आपने कार्य कराया है धर्मेंद्र? सारी विधि वैदिक रीति आर्य समाज की विधि संपन्न हुई है। उस समय ना तो वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई थी और ना ही खबर की पुष्टि की गई थी। कुछ देर बाद हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंची। देखते ही देखते आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन समेत कई सेलेब्स शमशान भूमि पहुंचने लगे। फिल्म मेकर करण जौहर पहले सेलिब्रिटी थे जिन्होंने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन की पुष्टि की। दोपहर करीब 1:30 बजे तक निधन की पुष्टि हुई और 3 बजे तक हेमा मालिनी अंतिम संस्कार खत्म कर शमशान घाट से बाहर आईं और वहां से रवाना हो गईं। अंतिम संस्कार होने के बाद कई फैंस शमशान घाट के बाहर मातम मनाते दिखे। कई फैंस ने धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन न मिल पाने पर नाराजगी भी जाहिर की। मेरा धर्म सीधा ही नहीं, हम नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, कितना दुख, ओ भाई, ओ मेरा कलेजा फटे जा रहा, ओ मेरा कलेजा फटे जा रहा, हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई, हम पंजाब लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमें पता ही नहीं चला, गाने सुनते हैं, हम लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत अच्छा था, मेरे को मैं तो दिल्ली से आई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बर्थडे पे मिली थी 8 दिसंबर को, बहुत प्यार करा मुझे मिठाई खिलाई, मुझे गले लगाया उन्होंने। सवाल नंबर 2, पद्म भूषण मिला, राजकीय सम्मान क्यों नहीं? धर्मेंद्र 2004 से 2009 के बीच बीकानेर से बीजेपी के सांसद रहे। 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित पद्म अवार्डी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होता है। धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान की तस्वीरें सामने नहीं आई। इस बात ने भी उनके चाहने वालों को हैरान और निराश किया। श्रीदेवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ था। 4 दिन बाद पार्थिव शरीर भारत लाया गया और 28 फरवरी 2018 को उनका अंतिम संस्कार हुआ। सवाल नंबर 3, वेंटिलेटर पर थे तो आनन फानन में घर क्यों ले गए? धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में तकलीफ होने पर ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। हॉस्पिटल से धर्मेंद्र का वीडियो लीक हुआ था, जिसमें वो वेंटिलेटर पर नजर आए थे। परिवार ने वीडियो लीक करने वाले हॉस्पिटल स्टाफ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये कि अगर 89 साल के धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर थे तो उन्हें अचानक से घर क्यों लाया गया? सवाल नंबर 4,
रिकवर कर रहे थे तो अचानक से निधन कैसे? धर्मेंद्र को 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। तब से ही उन्हें लगातार डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में रखा गया था। इस बीच हेमा मालिनी ने एक पत्रकार से कहा था कि धर्मेंद्र रिकवर कर रहे हैं। उनके परिवार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि धर्मेंद्र जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब वो घर पर आराम करेंगे। हम मीडिया और लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं और इस समय उनकी और परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। हम सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने धर्मेंद्र जी की अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के लिए दुआ की। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वो आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ फैंस के मन में सवाल यही उठ रहा है कि रिकवर कर रहे थे तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके निधन की खबर आई। और 16 ने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।